इसके डेली एपिसोड आया करेंगे और ये कंप्लीट सीरीज़ अपलोड होगी। डेली एपिसोड सुनने के लिए आपको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम की लिंक मैंने कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन और पोस्ट में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डेली एपिसोड्स आते रहेंगे और कंप्लीट सीरीज़ है ये। और एप्लीकेशन हमारा बहुत जल्द आ जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। विनोद ने एक सीक्रेट टेक्निक सक्रिय कर दी थी। अब उसकी मुट्ठी पर एक भेड़िए के सिर की छाया बन गई थी। जैसे ही वह वार करता, भेड़िए की दहाड़ गूंज उठती। अजूर वुल्फ फिस्ट। चारों ओर खड़े डिसाइपल्स की आंखों में उत्साह चमक उठा, जैसे वे पहले भी विनोद की इस कला की ताकत देख चुके हों। उम्मीद नहीं थी कि मिडिल पीक का प्रमुख भी यह सीक्रेट टेक्निक विनोद को सिखाएगा। मर जा। विनोद का चेहरा दानव जैसा हो गया था। उसने जोर से चिल्लाकर अपनी मुट्ठी से हमला किया। थंडर क्लैप पाम। आरव ने ठंडी आवाज में चीखते हुए अपनी हथेली से वार रोका। उसकी हथेली और उंगलियों के बीच बिजली पड़ने लगी। उसका बल उग्र और दबदबा भरा था। धड़ाम। मुट्ठी और हथेली टकराई। जोरदार धमाका हुआ। उफ। विनोद के मुंह से खून उगलता हुआ बाहर निकला और वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा। यह कैसे हो सकता है? पीछे हटते हुए विनोद ने अविश्वास भरी निगाह से आरव को देखा। उसे स्पष्ट रूप से आरव की हथेली में मौजूद ताकत का एहसास हुआ, जो किसी भी रूप में उससे कम नहीं थी। अजूर वुल्फ फिस्ट मिडिल पीक की सबसे दुर्लभ सीक्रेट टेक्निक्स में से एक थी, जो अपनी ताकत और आक्रामकता के लिए जानी जाती थी। इसी कला से उसने न जाने कितने आउटर डिसाइपल्स को हराया था। लेकिन अब एक इंटर्न डिसाइपल ने, जो सिर्फ ची कंडेंसेशन के पहले स्तर पर था, सीधे आमने सामने से उसका वार तोड़ दिया। यह बात वह किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकता था। क्या आरव सचमुच पहले स्तर पर था? अब यह सवाल सिर्फ विनोद को ही नहीं, बल्कि नीचे खड़े डिसाइपल्स को भी उलझन में डाल रहा था। यह लड़का बहुत अजीब है। नीचे से आश्चर्य से भरी आवाजें उठी। उनके चेहरे हैरानी से भरे थे। क्या अब भी लड़ाई चल रही है? भीड़ के बाहर से लोगों का एक और दल दौड़ता हुआ आया। ये वही लोग थे जो पहले हार मानकर वापस जा चुके थे। जैसे ही सुना कि विजेता घोषित नहीं हुआ है, वे सभी वापस दौड़ पड़े। आरव को इस तरह लड़ते देख वे सब स्तब्ध रह गए, मगर उन्हें क्या पता था कि आरव की नींद कितनी गहरी है। स्काई सेक्ट में वह तीसरे स्तर पर रहते हुए डेमोनिक बीस्ट से लड़ चुका था। चौथे स्तर पर वह ह्यूमन ओरिजिन रेल्म के कल्टीवेटर से भी भिड़ चुका था। इतने सारे अनुभवों के कारण उसकी कॉम्बैट एबिलिटी विनोद से कहीं ज्यादा थी। इस समय उसके पास विशाल क्षमता वाला डेंशन था। उसकी ट्रू एनर्जी की मात्रा विनोद से कम नहीं थी। उसका शरीर रिफाइनमेंट के बाद और भी ताकतवर हो चुका था, और बीस्ट हार्ट रेज जैसी जबरदस्त क्लोज कॉम्बैट टेक्निक भी थी। इसलिए यह द्वंद्व पहले से ही विनोद की हार के लिए तय था। आह! मंच पर विनोद की चीखें गूंज रही थी, लेकिन चाहे वह जितना भी क्रोधित हो, आरव द्वारा दबाया ही जा रहा था। अब सब खत्म। आरव की एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उछला और अपने सिर के ऊपर स्काई पियसर को उठा लिया। उसकी मुद्रा पर्वत को चीर देने जैसी थी, साफ, सटीक और बिना किसी दिखावे के दृढ़। भारी स्काई पियसर के गिरने से हवा कांप उठी। यह देख विनोद का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से अपनी गोल्डन स्वॉर्ड उठाई और उसमें पूरी ट्रू एनर्जी उंडेल दी। चनन। आरव की तलवार स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से टकराई। धड़ाम। अभी तक खड़ा विनोद इस वार से सीधे जमीन पर आधा घुटना टेकते हुए गिर पड़ा। उसे अपने हाथ की हड्डी टूटने की आवाज तक सुनाई दी। उफ! तुरंत ही विनोद के मुंह से खून का फव्वारा निकला। खामोशी, एक अजीब सी खामोशी। जो क्षेत्र अभी कुछ देर पहले तक शोर से गूंज रहा था, अब वहां सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मंच पर जो दृश्य था, उसने सभी को पत्थर बना दिया था। विनोद, जो ची कंडेंसेशन के 5वें स्तर पर था, उसे एक इंटर्न डिसाइपल, जो सिर्फ पहले स्तर पर था, ने एक ही तलवार के वार में घुटनों पर गिरा दिया था। तुम हार गए, यह असंभव है। विनोद दहाड़ा। उसके पैर कांप रहे थे जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रहा था, मगर आरव ने तलवार के जोर से उसे नीचे दबा रखा था। तुम्हारी जान ली जा सकती है, विनोद को जवाब मिला आरव की बर्फ जैसी ठंडी आवाज में। इस क्षण मंच के नीचे खड़े सभी लोग जैसे नींद से जागे। शर्त थी जान की। आरव सच में विनोद को मार देगा। नहीं कर सकता,
विनोद तो मिडिल पीक के प्रमुख का शिष्य है। अगर आरव ने सच में तलवार चलाई तो वह खुद भी नहीं बचेगा। मगर आरव का हाव भाव देखो, वो वाकई मारने को तैयार है। मैं मिडिल पीक का शिष्य हूं, तू मेरी हत्या करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? विनोद को अब भी अपनी हालत की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। उसने सिर उठाकर डरावनी आवाज में गरजा, शर्तवर जीवन की बाजी। उसकी नजर में यह सब मजाक थे। भले ही वह हार गया हो, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उसे अपनी जान देनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे एक ताकतवर गुरु था। यही था उसका हिम्मत दिखाने का आधार। तू सीनियर ब्रदर को मारने की हिम्मत करेगा, गुरुजी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। नीचे विनोद के समर्थक स्काई डिसाइपल्स जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मगर कोई भी मंच पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आरव की ताकत से सभी डर चुके थे। शर्त पहले तय हुई थी, अब उसे मरना ही होगा। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, यह जूनियर ब्रदर, यह तो बस एक स्पा था। जहां दया दिखाई जा सके वहां दिखानी चाहिए। एक ठंडी आवाज गूंजी। भीड़ में से एक महिला डिसाइपल ने आरव की ओर देखा। वह महिला वाकई अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें साफ और चमकीली थीं, काले बाल झरने जैसे थे। सफेद वस्त्रों में वह ऐसे लग रही थी जैसे कमल का फूल खिला हो। सभी पुरुष डिसाइपल्स उसे आंखों में अग्नि लेकर देख रहे थे। रियांश पीक की मालिनी, वह आ गई। अभी तक तो दिखी ही नहीं थी। आरव ने उसकी ओर देखा। सीनियर सिस्टर, अगर हारने वाला मैं आरव होता तो क्या आप यही कहती? तुम्हारी किलिंग इंटेंट बहुत भारी है, इससे तुम्हें बोध की प्राप्ति में कठिनाई होगी। मालिनी का चेहरा अब भी शांत था। हालांकि वह भीड़ में खड़ी थी, मगर उसका रवैया ऐसा था मानो वह सबसे ऊपर हो और उसके शब्दों में आरव के भविष्य का निर्णय छिपा था। सीनियर सिस्टर का मतलब है कि आप चाहती हैं मैं इससे छोड़ दूं। आरव के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसके भीतर दबी हुई क्रोध की लपट अब भी फूटने को तैयार थी, पर वह नियंत्रित रहा। यह क्रोध सिर्फ विनोद के लिए नहीं था, जिसने इमरान और बाकी को हानि पहुंचाई थी, बल्कि मालिनी के लिए भी था, क्योंकि उसका रवैया नैना से बहुत मिलता जुलता था। दोनों ही ऊपर से दयालु लगने वाले, मगर भीतर से घमंड से भरे। मैं चाहती हूं कि तुम सही मार्ग पर लौट आओ, इस पथ पर। क्या तुम्हारा भी परिवार है? आरव ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी खून से लाल आंखें मालिनी पर जमी थीं, मानो कोई निर्णायक सवाल पूछ रहा हो। मालिनी की बात अधूरी रह गई। उसके सुंदर माथे पर हल्की सी शिकन पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि आरव ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। अगर मैं तुम्हारे परिवार को एक दिन और एक रात तक लटका कर मारूं, तो क्या तुम मुझे मारोगी? आरव ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके स्वर में तिरस्कार और चुनौती थी। अगर तुम भी ऐसा ही करती तो फिर यह सब जीवों के लिए दया दिखाने का ढोंग मत करो। तुम सबके सामने इस तरह फटकार दिए जाने से मालिनी के गालों पर एकदम बर्फ सी परत जम गई। इस क्षण में वह जो हमेशा शांत रहती थी, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। वह रियांश पीक के प्रमुख की शिष्या थी। डार्केस्ट सेक्ट की सबसे सुंदर डिसाइपल कही जाती थी। उसे कब किसी ने इस तरह डांटा था, और वह भी एक इंटर्न डिसाइपल द्वारा, जो सिर्फ ची कंडेंसेशन के पहले स्तर पर था। मंच पर आरव ने अब अपना ध्यान हटा लिया और अपना हाथ ऊपर उठाया, जिस पर ट्रू एनर्जी लहरा रही थी। अगर यह हथेली गिरती तो विनोद निश्चित ही मर जाता, मगर ठीक उसी क्षण एक जबरदस्त आभा मंच पर छा गई और पलक झपकते एक व्यक्ति वहां प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक विस्क झाड़ू जैसा फनदार वस्त्र था। ध्यान से देखने पर वह और कोई नहीं बल्कि मिडिल पीक के प्रमुख गोविंद था। मास्टर गोविंद को आते देख मंच के नीचे अर्थ पीक के दर्जनों शिष्य आनंद से झूम उठे और जमीन पर नतमस्तक हो गए। मार्शल अंकल को प्रणाम, मार्शल सीनियर को प्रणाम। मौजूद अन्य डिसाइपल्स ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया, लेकिन उनके मन में आरव के लिए शोक उमड़ आया, क्योंकि गोविंद अपनी प्रतिशोध की प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध था। जिससे वह बैर रखता, उसका हाल बुरा ही होता। मास्टर, मुझे बचाइए, आरव पागल हो गया है, वह मुझे मारने वाला है। विनोद, जो आरव के हेवंस गेट दबाव में था, पहले उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान तैर गई। फिर वह जल्दी से गोविंद की ओर मदद के लिए चिल्लाया, हाँ मास्टर, इस आरव में बहुत भारी किलिंग इंटेंट है। इसे तुरंत प्रताप इन्फोर्समेंट हॉल भेजकर सख्त सजा दी जानी चाहिए। अर्थपीक के शिष्यों ने फिर शोर मचाया, इतनी कम उम्र में ही इतना दुष्ट मन, भविष्य में क्या होगा? सीनियर ब्रदर के लिए न्याय कीजिए। चुप रहो। गोविंद की ठंडी डांट गूंजी।
उसका चेहरा गहरे काले बादलों की तरह भरा हुआ था। उसका निजी रूप से प्रशिक्षित डिसाइपल एक इंटर्न डिसाइपल से हार गया। पीक मास्टर होने के नाते यह उसके लिए भारी शर्म की बात थी, लेकिन आरव को देखकर उसकी नजरों में अब भी हैरानी थी। विनोद को हराने की क्षमता रखता है तो यह लड़का इतना सामान्य नहीं हो सकता। अपने डिसाइपल्स की रिपोर्ट सुनने के बाद भी उसका आत्मसंयम डगमगा गया था। जिस आरव को उसने उस दिन देखने लायक भी नहीं समझा, वही आज उसे हैरान कर रहा था। उसे भीतर से थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उस दिन उसने उसे डिसाइपल बना लिया होता तो आज की बेइज्जती ना होती। आरव, अपनी तलवार नीचे रखो, गोविंद ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। उसकी आवाज में अथाह अधिकार था, मानो कोई आदेश हो, फरमान हो। मैंने तुम्हारी ताकत देख ली है, तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो। गोविंद का डिसाइपल? मास्टर ये क्या कहा? नीचे से आश्चर्य की आवाजें उठने लगी। मार्शल अंकल खुद आरव को डिसाइपल बनाना चाहते हैं। पहली बार देखा कि मार्शल अंकल इतना प्रोएक्टिव हो रहे हैं। बकवास। आरव ने इतनी बड़ी हलचल मचाई ही इसी वजह से, ताकि मार्शल अंकल का ध्यान खींच सके। अब उसे अपना लक्ष्य मिल गया है, अर्थ पीक में प्रवेश। गोविंद की बातों पर आरव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने अब भी तलवार नहीं हटाई, बल्कि हंसते हुए बोला, पीक मास्टर, आपके स्नेह का आभार, लेकिन मुझे अर्थ पीक का डिसाइपल बनने में कोई रुचि नहीं है। धमाका। नीचे की भीड़ में जैसे विस्फोट हो गया। कौन था गोविंद? डार्केस्ट सेक्ट की 3 आउटर पीक्स में से एक के पीक मास्टर, जिनका डिसाइपल बनने के लिए लोग तरसते थे, और अब एक इंटर्न डिसाइपल ने उन्हें साफ मना कर दिया। पहली बार गोविंद ने किसी आउटर डिसाइपल को स्वयं आमंत्रित किया था और वह भी ठुकरा दिया गया। क्या कहा तुमने? गोविंद की आंखों में एक ठंडी चमक कौन थी? चेहरा और भी ज्यादा काला हो गया और एक जबरदस्त आभा फूट पड़ी। यह था खुला अपमान। उसने पहले ही आज काफी बेइज्जती झेली थी, फिर भी प्रतिभा की तलाश में वह झुककर उसे बुला रहा था, मगर उसे फिर से अपमानित किया गया। अब वह डार्केस्ट सेक्ट का सबसे बड़ा मजाक बन गया था। मैंने कहा, मुझे अर्थ पीक का डिसाइपल बनने का कोई इरादा नहीं है। आरव के मुंह से खून निकल रहा था, मगर उसका स्वर ना झुका था, ना ऊंचा। एक अच्छा घोड़ा पुराने घास के पास नहीं लौटता। आरव का स्वभाव यही था। जिस दिन उसे नजरअंदाज किया गया था, आज उसे हुक्म के लहजे में बुलाया जा रहा था। क्या वह कोई कमजोर बिना रीढ़ का इंसान था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गोविंद की हंसी आसमान को चीर गई, लेकिन उसमें जो क्रोध था उसने सभी डिसाइपल्स की रूह कंपा दी। अब तो आरव गया काम से। मार्शल अंकल बहुत बदले की भावना वाले हैं। उसका भविष्य बर्बाद है। उसे इज्जत दी गई, मगर वह खुद को क्या समझता है? उसे जाने दो, गोविंद ने गरजते हुए कहा। उसकी शक्ति से फिर से आरव हिल गया और उसके मुंह से फिर से खून निकल पड़ा। माफ कीजिए, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। शर्त पहले तय हुई थी, आज उसकी मृत्यु निश्चित है। आरव लड़खड़ाया मगर खड़ा रहा और विनोद की गर्दन पर एक छुरा रख चुका था। यस, नीचे से एक बार फिर सन्नाटे में ठंडी सांसें उठी। यह क्या हो रहा है? क्या आरव सच में गोविंद की सीमा लांघ रहा है? यह साहस असाधारण था। पहले विनोद को हराया, जिससे गोविंद की बेइज्जती हुई, फिर उसका आमंत्रण ठुकरा दिया, अब उसके डिसाइपल को भी नहीं छोड़ रहा। क्या वह गोविंद को डिसाइपल्स के सामने खुलेआम थप्पड़ मारने आया है? तू पिशाच है, मौत मांग रहा है। गोविंद गुस्से से दहाड़ा। उसका वस्त्र हवा में फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ उठाया, एक ही वार में मारने को तैयार था, मगर आरव पहले से तैयार था और विनोद को साथ लेकर दर्जनों जांघ पीछे कूद चुका था। पीक मास्टर, मैं एक इंसान हूं, पिशाच नहीं। रुकते हुए आरव ने गोविंद की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसका स्वर साफ और सीधा था। अब तक विनोद की गर्दन से खून निकल चुका था और वह स्पष्ट संदेश था कि अगर फिर से कोई भी हरकत की तो मैं इसे मार डालूंगा। इस दृश्य ने नीचे खड़े डिसाइपल्स के दिलों की धड़कनें तेज कर दी। हे भगवान, आरव, तू सच में अलग ही स्तर का है। तू एक पीक मास्टर को भी सामने से चुनौती दे रहा है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? गोविंद ने ठंडी आंखों से उसे देखा। उसकी आवाज हड्डियां जमा देने वाली थी। पीक मास्टर, आप बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। आरव ने व्यंग्य से कहा। मैंने कहा, शर्त पहले तय हुई थी, उसे मरना होगा। अगर आप नहीं चाहते कि मैं उसे मारूं तो कर सकते हैं। अगर आप उसे ले जाना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं, मगर यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी सच्ची मुआवजा भावना दिखाते हैं।
मैं पहले ही एक कदम पीछे हट चुका हूं। अगर अब भी आप मुझे मारना चाहते हैं तो फिर मुझे आपके डिसाइपल के साथ मरने में कोई आपत्ति नहीं। यह कहते हुए आरव ने विनोद की गर्दन पर एक और चीरा लगा दिया। उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। प्राचीन काल से ही धन और सम्मान खतरे में डालकर ही प्राप्त होते हैं। आरव सच में विनोद को मारना नहीं चाहता था और ना ही खुद मरना चाहता था, मगर जब अर्थ पीक से दुश्मनी हो ही गई थी तो क्यों ना बड़ा दांव खेला जाए। वह शायद विनोद को ना मारे, मगर उसे यूं ही मुफ्त में छोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन अगर गोविंद सच में उसे मारने के लिए आता तो आरव तैयार था। मरते वक्त विनोद को साथ लेकर जाएगा। आखिर यह एक जुआ था। अगर जीत गया तो बहुत कुछ पा सकता है, अगर हार गया तो दफन होने की जगह तक न बचेगी। इस क्षण मंच पर भयावह सन्नाटा था। सिर्फ दिलों की धड़कनों की थापें सुनाई दे रही थीं। मां, मास्टर बचाए, बचाए मुझे। विनोद की चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अब वह वाकई डर चुका था। उसे आरव की मार डालने की भावना सच में महसूस हो रही थी। अगर गोविंद ने हमला किया तो शायद उसे भी आरव के साथ ही दफन होना पड़े। पीक मास्टर, आप क्या सोचते हैं? आरव ने हंसते हुए गोविंद की ओर देखा। हमने पहले ही विंड एंड क्लाउड अरे पर बाजी लगाई थी। आप सच में इतने सारे लोगों के सामने मुझे मार देंगे? आप तो पीक मास्टर हैं, कहीं एक मामूली इंटर्न डिसाइपल की वजह से अपना भविष्य न गंवा बैठिए। और विनोद, वह तो आपका बड़ा चहेता शिष्य है। अगर वह मेरे साथ दफन हो गया तो क्या वाकई यह कीमत सही है? आरव, तुम्हें पता है आज की तुम्हारी हरकतों का क्या मतलब है? गोविंद की आवाज बेहद ठंडी थी। उसका चेहरा अब भयावह रूप से काला पड़ चुका था। बिल्कुल पता है, मगर मुझे परवाह नहीं। तो चलो तुम्हारा अंत मैं अभी कर देता हूं। गोविंद की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए सच में किलिंग इंटेंट उगला। आरव की आंखें सिकुड़ गई। उसने सोचा शायद यह दांव हार चुका है, मगर ठीक उसी क्षण मंदिर की गहराई से एक गूंजती हुई आवाज आई। गोविंद, अपने ही संप्रदाय के शिष्यों की हत्या करना बड़ा अपराध है। क्या तुम डार्केस्ट सेक्ट के नियमों को चुनौती दे रहे हो? यह आवाज सुनते ही गोविंद रुक गया, क्योंकि यह आवाज थी कैलाश की, आउटर प्रताप इन्फोर्समेंट हॉल के पीक मास्टर की। गोविंद ने अपनी बुझी हुई आंखों से एक दिशा में देखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, कैलाश, पहले इसने मेरे शिष्य को मारने की कोशिश की थी। क्या आप चाहते हैं कि मैं चुपचाप देखता रहूं, या आप जानबूझकर आरव का पक्ष ले रहे हैं? पक्ष लेना। दूर से हंसी की हल्की गूंज आई। उन्होंने विंड एंड क्लाउड अरे पर शर्त लगाई थी और यह दोनों की सहमति से हुआ था। अब तुम कैसे कह सकते हो कि आरव तुम्हारे शिष्य को मार रहा है या मैं उसका पक्ष ले रहा हूं? आरव पहले ही पीछे हट चुका है। तुम अपने शिष्य को बचा सकते हो अगर तुम सच्ची मुआवजा भावना दिखाओ, फिर हत्या क्यों? अगर हार गए तो स्वीकार करो, हार सहे बिना। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अंधा हूं? इस पर गोविंद एक पल के लिए निर्वाक रह गया। उसके सीने में भरा गुस्सा जैसे अंदर ही फटने को था, क्योंकि यह सब सच था। शर्त लग चुकी थी। अब वह इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं रखता। उसे अपने ही डिसाइपल की मूर्खता का दोष मानना पड़ेगा और खुद के अति आत्मविश्वास का भी। इस कड़ी फटकार के बाद गोविंद को थोड़ी चेतना आई। उसे पक्का यकीन था कि अगर अब उसने हमला किया तो शायद 1 घंटे में उसे भी आरव के साथ मरना पड़े। विनोद में उसने बहुत निवेश किया था। अगर वह यूं ही मर गया तो यह बहुत बड़ा घाटा होता। कई बार सोचने के बाद गोविंद ने अपना क्रोध दबाया, चेहरे पर छिपा हुआ विकराल हाव भाव समेटा और अपनी आस्तीन से एक स्टोरेज बैग निकाला, जिसे हवा में आरव की ओर फेंक दिया। आरव ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी तलवार से रोका। उसे बैग के भीतर छिपी भयावह शक्ति का आभास हो गया था। अगर उसने सीधे पकड़ लिया होता तो वह बुरी तरह घायल हो जाता। कुटिल और धूर्त। आरव ने मन में श्राप दिया। धड़ाम। स्टोरेज बैग ने हेवंस गेट को टकराया। धातु के टकराने जैसी आवाज हुई। फिर भी आरव को झटका लगा और वह खून थूकता हुआ पीछे हट गया। आज की हरकतों की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। गोविंद तूफान की तरह आया और विनोद को साथ लेकर तूफान की तरह चला गया। बस उसकी ठंडी आवाज हवा में लंबे समय तक गूंजती रही। मैं इंतजार करूंगा। गोविंद की ठंडी धमकी सुनकर आरव के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी। एक तरफ मानी जा रही लड़ाई इतनी रोमांचक होगी, किसी ने नहीं सोचा था। एक प्रोबेशनरी डिसाइपल होते हुए आरव ने अर्थ पीक के प्रमुख के शिष्य को न सिर्फ हराया
बल्कि गोविंद को भी खुलेआम चुनौती दी, जिससे पूरा अर्थ पीक अपमानित हुआ। इस लड़ाई ने आरव को डार्केस्ट सेक्ट में चर्चा का केंद्र बना दिया। अब वह हर खाने पीने की गपशप का विषय बन चुका था। तूने देखा नहीं, आरव की तलवार से विनोद तो मरते मरते बचा। अर्थ पीक का प्रमुख इतना तमतमा गया कि वही मार डालने को तैयार था। उसका बूढ़ा चेहरा देखना था। यह तो विज्ञान के खिलाफ है। हेवनली पीक पर ओल्ड डस्ट कुर्सी पर पसरा था। जैसे ही उसने डिसाइपल की रिपोर्ट सुनी, वह चौंक कर बैठ गया। विनोद हार गया। ह्यूमन पीक पर ध्यान मग्न ट्रू मास्टर गंग ने मालिनी की रिपोर्ट सुनकर चौंक कर आंखें खोली। यह परिणाम उसकी कल्पना से बाहर था। हेवनली और ह्यूमन पीक की अपेक्षा में गोविंद की अर्थ पीक से उठी दहाड़ पूरे पर्वत पर फैल चुकी थी। निकम्मे, सबके सब बेकार हो। गंभीर चेहरे के साथ गोविंद चिल्लाया। तुम सबने अर्थ पीक की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नीचे सभी डिसाइपल्स नतमस्तक थे। गोविंद का गुस्सा देख कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उधर इस पूरे कोलाहल की वजह बना आरव पर्वत के पीछे के जंगल में छिपा युद्ध की लूट गिन रहा था। जो लूट उसे मिली थी वह और कुछ नहीं बल्कि गोविंद द्वारा दिया गया स्टोरेज बैग था। उस बैग में भरे थे चमचमाते स्पिरिट स्टोन्स, कल्टीवेटर्स की सामान्य मुद्रा, जिनमें भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, खरीदारी और कल्टीवेशन दोनों के लिए। 500 स्पिरिट स्टोन्स। गिनती पूरी होने पर आरव थोड़ा चौंका। सोचने लगा गोविंद कितना उदार निकला। डार्केस्ट सेट के आउटर सेट में एक डिसाइपल को महीने में सिर्फ 20 स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं। यह 500 आरव के लिए एक बड़ा खजाना थे। क्रैक। एक पत्थर को हल्के से कुचलकर आरव ने उसमें से निकलती शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी को गहराई से खींचा, जिससे युद्ध में हुई थकावट की भरपाई होने लगी। लगातार दर्जनों स्पिरिट स्टोन्स की ऊर्जा लेकर उसने बैग को समेटा, मगर चेहरा गहरी सोच में डूबा था। चैलेंजिंग स्टेज पर उसने जो किया, उससे गोविंद पूरी तरह क्रोधित हो गया था। डार्केस्ट सेक्ट में नया होते हुए भी वह गोविंद के स्वभाव के बारे में सुन चुका था। वह बदला लेने वाला और अहंकारी व्यक्ति था। लगता है आगे के दिन आसान नहीं होंगे। माथा मलते हुए आरव ने सिर दर्द का आभास किया। सूरज ढलते ही वह चुपचाप स्प्रिट गार्डन लौट आया। इमरान और हुजी की चोटें अब लगभग ठीक थीं, मगर लिटिल ईगल की हालत अब भी नाजुक थी। जल्द ही एक बड़ा लोहे का हांडी छड़ाया गया और उसमें शिकार किए गए ब्लड वुल्फ का मांस उबलने लगा। पूरे बगीचे में खुशबू फैल गई। कई दिनों बाद इतना मांस देखा है। हुजी ने मुंह पोंछते हुए हंसकर कहा। लिटिल ईगल की ओर देखकर बोला, आज तो तू भी भरपेट खा सकेगा। आज इमरान कुछ कहना चाहता था मगर झिझक गया। मैं आज बिल्कुल ठीक हूं, आरव ने लापरवाह मुस्कान के साथ कहा और चुपचाप हांडी में मसाले डालता रहा। चैलेंजिंग स्टेज की घटना का उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ठीक है कि तू ठीक है, यही अच्छा है। इमरान हल्के से मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में गहरी चिंता साफ झलक रही थी। विनोद के साथ हुई लड़ाई अब पूरे सेक्ट में फैल चुकी थी और इमरान को भी इसके बारे में सुनने को मिला था। उसके दिल में एक अलग ही भाव था। जिस लड़के को उसने कभी मजबूरी में बचाया था, वही आज उसके लिए गोविंद जैसी ताकत को चुनौती देने से भी नहीं झिटका। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में नमी आ गई। वह कभी डार्केस्ट सेक्ट का एल्डर था, लेकिन नीचे भेजे जाने के बाद उसकी हालत बेहद दयनीय हो गई थी। बड़े डिसाइपल्स उसे नीचा दिखाते थे और छोटे उसे तंग करते थे। उन सबके बीच आरव उसके लिए एक रोशनी की तरह था। चलो खाना खाओ, आरव ने मांस परोसते हुए कहा। उसे इमरान के मन की कोई खबर नहीं थी। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था। हुजी हंसते हुए बोला, लिटिल ईगल, ये टुकड़ा तेरे लिए है, ज्यादा खा ताकत आएगी। खाना बेहद स्वादिष्ट था। भेड़िया एक डेमोनिक बीस्ट था जिसका मांस बहुत पौष्टिक होता है। इमरान और हुजी जैसे लोगों के लिए यह सूप किसी टॉनिक से कम नहीं था, लेकिन रात का यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। एक सुंदर महिला वहां आ पहुंची। चांदनी में नहाई सफेद वस्त्रों वाली वो फीमेल डिसाइपल हमेशा की तरह शांत और दूर दिख रही थी। पास से देखने पर साफ हुआ कि वह कोई और नहीं बल्कि मालिनी थी, जो दिन में चैलेंजिंग स्टेज के नीचे खड़ी थी। ओ सीनियर सिस्टर, कौन सी हवा तुम्हें यहां ले आई? आरव ने उसकी ओर देखे बिना कहा। वह अब भी मांस निकालने में व्यस्त था और उसकी आवाज न गर्म थी न ठंडी। मालिनी का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। मास्टर ने कहा है तुम ह्यूमन पीक में शामिल हो सकते हो।
उन्होंने यह पत्र भेजा है, अगर राजी हो तो कल आ जाना। उसके शब्द शांत थे, मगर भीतर दिन के अपमान की आग अब भी जल रही थी। आरव ने दिन में उसे सबके सामने डांटा था और अब उसे खुद संदेश देने आना पड़ा था, जिससे उसका आत्मसम्मान आहत हुआ था। ह्यूमन पीक का निमंत्रण वाकई सम्मान की बात है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संदेश मिल गया है, धन्यवाद। मालिनी ज्यादा देर रुकना नहीं चाहती थी। वह पत्र छोड़कर मुड़ गई, लेकिन जाते जाते उसके कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर आरव को देखा, जो अब भी आराम से मांस खा रहा था। विनोद को हराने से यह मत समझो कि तुम अजेय हो। डार्केस्ट सेक्ट में तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं। इतनी किलिंग इंटेंट के साथ तुम कभी सच्चा फल नहीं पा सकोगे। इतना कहकर वह हवा की तरह चली गई, लेकिन उसके जाने का आरव पर कोई असर नहीं पड़ा। वह उसी तरह मांस खाता रहा। बेटा, ह्यूमन पीक आउटर सेक्ट की बड़ी चोटी है, तुझे जाना चाहिए। इमरान ने स्नेह से कहा, अपने भविष्य को यूं बर्बाद मत कर, थोड़ा सहना पड़ता है। आरव हल्का मुस्कुराया, सीनियर, मैं समझता हूं, मगर आपने देखा ही है कि वे लोग मुझे दिल से तुच्छ समझते हैं। अगर मैं उनके पास गया तो खुद ही मुसीबत मोल लूंगा। इमरान चुप हो गया और बस एक लंबी सांस ली। तभी स्मॉल स्प्रिट गार्डन का दरवाजा फिर खुला। इस बार अंदर आया एक और शिष्य, सफेद वस्त्रों में, हाथ में पंखा लियो, जिसकी आभा कहीं ज्यादा मजबूत थी। वह था वसीम, हेवनली पीक के प्रमुख का निजी शिष्य। विनोद को तुमने हराया था, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरे मास्टर ने कहा है कि तुम हेवनली पीक के डिसाइपल बन सकते हो। आरव ने बस छोटा सा जवाब दिया और फिर खाने में लग गया। वसीम को इससे फर्क नहीं पड़ा। वह मुड़ा, लेकिन जाते जाते बोला, तुमने अर्थ पीक को छेड़कर यह दिखा दिया कि तुम्हें इस दुनिया की समझ नहीं है। कृतज्ञ मत बनो, हमारी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। यह कहकर वह चला गया। वसीम के जाते ही आरव ने अपने बर्तन नीचे रख दिए। इमरान कुछ कहना चाहता था, लेकिन आरव ने पहले ही कहा, सीनियर, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरा सहारा बने, लेकिन वे लोग मुझे नीचा समझते हैं। अगर मैं उनके साथ गया तो अपने लिए परेशानी ही खड़ी करूंगा। इमरान ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। आरव मुस्कुराया, यह दुनिया ताकतवरों की है और खतरों से भरी है। भले ही मैं एक प्रोबेशनरी डिसाइपल हूं, लेकिन तीनों चोटियों में जाने से अच्छा है कि अपने दम पर आगे बढ़ूं। देर रात वह फिर चुपचाप गार्डन से निकल गया। जंगल में पहुंचकर वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और साधना शुरू कर दी। जल्द ही हड्डियों के टूटने जैसी आवाजें गूंजने लगीं। 3 घंटे की बॉडी रिफाइनिंग ने उसे पूरी तरह थका दिया, लेकिन वह दर्द के साथ तालमेल बैठाने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा था। ऊर्जा खत्म होने के बाद वह घाटी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। 1 घंटे बाद वह उठ खड़ा हुआ और बीस्ट हार्ट रेज की क्लोज कॉम्बैट तकनीक का अभ्यास करने लगा। सुबह होने तक उसकी ताकत और भी निखर चुकी थी। जब वह सेक्ट लौटा तो कई शिष्य उसे अलग नजरों से देखने लगे। अब कोई उसे कमजोर समझने की गलती नहीं कर रहा था। कल की लड़ाई ने उसकी प्रतिष्ठा स्थापित कर दी थी। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे कि उसने गोविंद को चुनौती दी है और अब बदला जरूर आएगा। कुछ ने कहा कि गोविंद अपने ट्रू डिसाइपल को भेजेगा। इन सब बातों के बीच आरव शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह समझ चुका था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। गोविंद का स्वभाव वह जानता था। वह बदला लेने वाला इंसान था और किसी भी हद तक जा सकता था। लगता है मुझे जल्दी ही अपनी ताकत बढ़ानी होगी। वह बुदबुदाया और तेज कदमों से आगे बढ़ गया। कई मोड़ पार करने के बाद आखिरकार वह एक मंडप के सामने जाकर रुक गया। यह मंडप बहुत बड़ा और भव्य था, लगभग 10,000 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ। इसके सामने खड़ा होना ही अपने आप में एक अलग अनुभव था। दरवाजे पर एक पट्टिका लटकी थी जिस पर लिखा था, मिरेडिएट ट्रेजर्स पवेलियन। सीधे शब्दों में कहें तो यह डार्केस्ट सेक्ट की एक दुकान थी। यहां साधकों के काम आने वाली हर चीज मिलती थी, जैसे आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, स्प्रिट लिक्विड, आध्यात्मिक फल, जेड, तकनीकें, साधना विधियां और कई तरह के उपकरण। इसके अलावा यहां कुछ अजीब और रहस्यमयी चीजें भी थीं जिन्हें खजाना कहा जाता था, लेकिन वे सच में खजाना है या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। सेक्ट के शिष्य यहां स्प्रिट स्टोन देकर चीजें खरीद सकते थे और अपना सामान बेच भी सकते थे। आरव अंदर गया तो देखा कि पूरे पवेलियन का जिम्मा एक मोटे पेट, बड़े सिर और बड़े कान वाले बूढ़े आदमी के पास था।
सब उसे बबलू कहते थे। उसकी आंखें बड़ी और तेज थीं, जो हर किसी को ध्यान से देखती थीं। यहां चोरी करना लगभग नामुमकिन था। नमस्कार एल्डर, आरव ने झुककर कहा। बबलू हंसते हुए बोला, आराम से देखो, लेकिन कुछ चुराने की कोशिश मत करना। आरव मुस्कुराया और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बेहद विशाल और सुगंध से भरा था। हर तरफ जड़ी बूटियों और फलों की खुशबू फैली हुई थी। कई कीमती चीजें देखकर आरव की आंखें चमक उठीं। उसने एक फायर लोटस फ्लावर देखा जो आग की तरह चमक रहा था और उसमें जबरदस्त ऊर्जा थी। लेकिन जब उसने कीमत देखी तो चौंक गया। 500 स्प्लिट स्टोन। उसने मन मारकर उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए उसने कई और चीजें देखीं, जैसे ह्यूमन एसेंस ग्रास, ब्लू सनफ्लावर और पर्पल जिनसेंग। हर चीज में जबरदस्त ऊर्जा थी, लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज्यादा थीं। आरव समझ गया कि उसके पास जो 1000 के आसपास स्प्लिट स्टोन है, वे यहां ज्यादा काम के नहीं है। काफी देर घूमने के बाद वह तकनीकों वाले हिस्से में पहुंचा। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिस पर लिखा था जेड स्प्लिट एंशिएंट स्क्रॉल। उसने उसे खोला तो उसमें जेड स्प्लिट लिक्विड बनाने की विधि लिखी थी। यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि यह बहुत कीमती चीज थी। लेकिन जब उसने कीमत देखी तो और ज्यादा हैरान हुआ। सिर्फ 20 स्प्लिट स्टोन। उसे लगा शायद यह नकली है। तभी बबलू वहां आया और बोला, तुम्हें इसमें दिलचस्पी है? आरव ने पूछा, क्या इसकी कीमत सही है? बबलू हंसा और बोला, यह विधि आम लोगों के काम की नहीं है। इसे बनाने के लिए अर्थ फायर चाहिए, जो बहुत कम लोगों के पास होता है। यह सुनकर आरव की आंखें चमक उठीं, क्योंकि उसके पास ट्रू फायर था। उसने तुरंत 20 स्प्लिट स्टोन देकर वह स्क्रॉल खरीद लिया। अब वह खुश था, क्योंकि उसे लगा कि वह खुद जेड स्प्लिट लिक्विड बना सकता है। जैसे ही वह मुड़ा, उसके अंदर की ट्रू फायर हल्के से कांपी। उसे महसूस हुआ कि आसपास कोई खास खजाना है। उसने ध्यान से चारों तरफ देखा और उसकी नजर एक बैंगनी सुनहरी छोटी सुराही पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसकी ट्रू फायर और तेज प्रतिक्रिया देने लगी। सुराही बाहर से साधारण थी, लेकिन अंदर देखने पर वह चौंक गया। उसके अंदर बहुत बड़ा खाली स्थान था, जिसमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता था। यह एक स्पेस स्टोरेज आइटम था। उसने कीमत देखी, 1300 स्प्लिट स्टोन। उसके पास सिर्फ 1100 थे। तभी बबलू फिर से वहां आ गया। आरव ने पूछा, क्या यह थोड़ी सस्ती हो सकती है? बबलू ने मना कर दिया, लेकिन पूछा कि उसके पास कितने स्टोन हैं। आरव ने कहा 1100। तब उसने कहा, अगर बाकी 200 की भरपाई कर सकते हो तो मैं दे सकता हूं। आरव ने अपनी स्टोरेज बैग से एक छोटी काली बोतल निकाली, जिसमें जहरीली ब्लड लस्ट पिल थी। बबलू ने उसे सूंघते ही पहचान लिया और थोड़ी डांट लगाई, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो गया। उसने वह बोतल ले ली और सौदा पूरा कर दिया। आरव ने 1100 स्प्लिट स्टोन दिए और सुराही ले ली। वह जल्दी से बाहर निकल गया ताकि बबलू अपना फैसला न बदल दे। बाद में उसने एक शांत जगह पर बैठकर सुराही को निकाला और उसमें खून की एक बूंद डाली। सुराही ने उसे तुरंत सोख लिया, लेकिन कोई खास बदलाव नहीं हुआ। आरव थोड़ा निराश हुआ। 1300 स्प्लिट स्टोन। सुराही को हाथ में पकड़े हुए आरव ने हल्के से जीभ चटकाई। इतने सारे स्टोन खर्च करने का ख्याल आते ही उसके दिल में दर्द सा हुआ। मैं तो कुछ स्प्लिट फ्लूइड खरीदना चाहता था, लेकिन अपना सब कुछ इसी में लगा दिया। उसने सिर हिलाया और सुराही को वापस अपनी स्टोरेज बैग में रख दिया। लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि जैसे ही उसने सुराही अंदर रखी, उसमें से हल्की बैंगनी रोशनी निकली, जिसे वह महसूस ही नहीं कर पाया। इसके बाद उसने जेड स्प्लिट एंशिएंट स्क्रॉल निकाली और ध्यान से पढ़ने लगा। क्योंकि उसने पहले कभी अल्केमी नहीं सीखी थी, इसीलिए वह पूरे 9 घंटे तक लगातार पढ़ता रहा, जब तक पूरी विधि उसे याद नहीं हो गई। जेड स्प्लिट फ्लूइड बनाना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके लिए कई तरह की जड़ी बूटियां चाहिए थीं। अच्छी बात यह थी कि ये जड़ी बूटियां आसानी से मिल सकती थीं। शाम होने लगी थी। आरव ने आसमान की ओर देखा और फिर सेक्ट के पीछे वाले पहाड़ की ओर चला गया। वहां आध्यात्मिक ऊर्जा थोड़ी कम थी, लेकिन जड़ी बूटियां उगाने के लिए वह जगह सही थी। स्क्रॉल के अनुसार वह जंगल में घूम घूम कर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद उसे लगभग सब मिल गया। बस एक चीज बाकी थी, स्नोजेड ऑर्किड फ्लावर। वह फिर से जंगल में खोजने लगा और जल्दी ही उसे एक फूल मिल गया। यह पूरी तरह सफेद था और ठंडा महसूस होता था।
आरव ने उसे ध्यान से तोड़ा, लेकिन वह यहीं नहीं रुका, क्योंकि उसे पता था कि पहली बार में असफलता हो सकती है। इसलिए वह और फूल ढूंढने लगा और उसे दूसरा भी मिल गया। वह खुश हो गया और चट्टान से कूदकर उसे तोड़ लिया। वह फूल मेरा है। आरव ने मुड़कर देखा तो सामने मालिनी खड़ी थी। वह चांदनी में बहुत सुंदर लग रही थी। सीनियर सिस्टर, अगर चाहिए तो खुद ढूंढ लीजिए, आरव ने शांत स्वर में कहा और फूल अपने पास रख लिया। मालिनी का चेहरा ठंडा हो गया और उसने बिना कुछ बोले हमला कर दिया। उसकी हथेली से सफेद रोशनी निकल रही थी। आरव पीछे नहीं हटा, उसने भी सीधा मुक्का मारा। दोनों के वार टकराए और दोनों पीछे हट गए। मालिनी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और विस्परिंग विंड तकनीक का उपयोग किया। तलवार हवा को चीरती हुई तेज गति से आई। आरव ने तुरंत अपनी स्काईफॉल स्वॉर्ड निकाली और उसे रोका। जोरदार टक्कर हुई। हालांकि उसने वार रोक लिया, लेकिन हवा की धार ने उसके कपड़े फाड़ दिए और चेहरे पर हल्की चोट भी लगी। आरव अब सच में गुस्से में था। उसने भी पूरी ताकत से जवाब दिया और दोनों के बीच तेज लड़ाई शुरू हो गई। तभी अचानक एक और हमला बगल से आया। आरव समझ गया कि यह कोई ह्यूमन ओरिजिन लेवल का साधक है। वह पूरी तरह तैयार नहीं था और वॉर रोक नहीं पाया। वह पीछे लड़खड़ा गया और उसके मुंह से खून निकल आया। सामने एक युवक खड़ा था, सफेद कपड़ों में, शांत चेहरा, लेकिन मुस्कान बहुत घमंडी थी। यह समीर था। मालिनी उसे देखकर खुश हो गई। समीर ने हंसते हुए कहा, तुम ही हो वो नया शिष्य जिसने विनोद को हराया था? आरव ने गुस्से में जवाब दिया, छिपकर हमला करना अच्छा लगता है। समीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, विनोद को हराने से खुद को महान मत समझो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर उसने आराम से फूल उठाया और मालिनी को दे दिया। दोनों वहां से चले गए और आरव घायल हालत में रह गया। आरव ने खून पोंछा और ठंडी आंखों से कहा, यह कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा। फिर वह वहीं छिपकर बैठ गया और अपने शरीर को ठीक करने लगा। उसकी रिकवरी बहुत तेज थी। कुछ ही घंटों में वह फिर से खड़ा हो गया। इसके बाद वह फिर से फूल ढूंढने लगा। सुबह तक उसने कुल 9 स्नो जेड ऑर्किड फ्लावर इकट्ठा कर लिए। फिर वह एक शांत जगह बैठा और जेड स्प्रिट फ्लूइड बनाने लगा। उसने ट्रू फायर को बुलाया और एक छोटी बत्ती बनाई। शुरुआत में कई बार असफल हुआ, क्योंकि आग बहुत तेज थी और जड़ी बूटियां जल जाती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने आग को नियंत्रित करना सीख लिया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक सुगंधित तरल बनकर बाहर आया। उसने उसे जेड की बोतल में भर लिया। आरव ने एक बोतल पी ली। तुरंत ही उसे शरीर में ऊर्जा का बहाव महसूस हुआ। उसकी थकान खत्म हो गई और ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी। खुश होकर उसने बाकी 2 बोतलें भी पी लीं। अचानक उसके शरीर में सुनहरी आग जैसी ऊर्जा फैल गई। चारों ओर ऊर्जा का भंवर बनने लगा। फिर एक जोरदार बदलाव हुआ। आरव की साधना पहले स्तर से सीधे दूसरे स्तर पर पहुंच गई। उसका शरीर और मजबूत हो गया, ऊर्जा ज्यादा शुद्ध हो गई और उसकी ताकत भी बढ़ गई। उसने आंखें खोली और मुस्कुराया। यह वाकई काम कर गया। अब उसे समझ आ गया था कि जेड स्प्रिट फ्लूइड बहुत कीमती है, खासकर जब वह खुद बनाता है। उसने सोचा कि अगर वह इसे ज्यादा बनाए तो वह बहुत अमीर भी बन सकता है। लेकिन समस्या थी, स्नो जेड ऑर्किड फ्लावर बहुत कम मिलते थे। वह सोच में पड़ गया कि और फूल कहां से लाए। तभी उसे याद आया ट्रेजर्स पवेलियन, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह सिर खुजलाने लगा। तभी एक आवाज आई, आरव, कल चैलेंजिंग स्टेज पर मुकाबला है। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। अब पैसे कमाने का मौका है। उसे समझ आ गया कि यह चुनौती वसीम ने दी है। अगले दिन सुबह ही कई शिष्य चैलेंजिंग स्टेज पर इकट्ठा हो गए। सब इसी लड़ाई की बात कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, देखो, वसीम आ गया। सबकी नजर एक दिशा में गई। वसीम सफेद कपड़ों में पूरी शान से मंच पर चढ़ रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और घमंड साफ दिख रहा था। आरव भी चैलेंजिंग स्टेज पर पहुंच चुका था। उसे देखते ही भीड़ में फिर से हलचल मच गई और लोग अपने आप उसके लिए रास्ता छोड़ने लगे। वह सीधे स्थिर कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके कंधे पर भारी हैवी स्वॉर्ड टंगी हुई थी, जिसका वजन 200 पाउंड से भी ज्यादा था। उस तलवार को देखते ही कई शिष्यों ने अनजाने में थूक निकल लिया। उन्हें अभी भी याद था कि कुछ दिन पहले इसी तलवार से विनोद को घुटनों पर गिरा दिया गया था। अगर कोई साधारण शिष्य उस तलवार के वार से टकरा जाए
तो उसका शरीर शायद तुरंत चूर चूर हो जाए। आरव चलते हुए सभी को हाथ हिलाकर सुप्रभात भाइयों कह रहा था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यह देखकर वह थोड़ा असहज हुआ, हल्की खांसी की और सीधे मंच पर चढ़ गया। मंच पर खड़े वसीम ने भी अपनी आंखें खोल लीं। जैसे ही आरव सामने आया, उसने गुस्से में डांटते हुए कहा, तुमने हिम्मत कैसे की मेरे इस पीक का निमंत्रण ठुकराने की? उसकी आवाज में घमंड और शक्ति का प्रदर्शन साफ झलक रहा था। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, सीनियर ब्रदर, आप गलत हैं। सेक्ट के नियमों में कहीं नहीं लिखा कि मुझे आपकी पीक में ही शामिल होना होगा। यह मेरा फैसला है। इसमें अपराध क्या है? वसीम व्यंग्य से हंसा और बोला, बहुत बोलता है, आज तुझे इसका अंजाम दिखाऊंगा। इतना कहते ही उसने जमीन पर कदम रखा और तुरंत उसके पैरों से सफेद ठंडी ऊर्जा फैलने लगी। देखते ही देखते मंच की सतह बर्फ में बदलने लगी। आइस कोल्ड एनर्जी। आरव ने हल्की हैरानी से कहा। वसीम मुस्कुराया और बोला, तुम्हें काफी ज्ञान है। वह जन्मजात इस शक्ति का मालिक था, इसलिए उसका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे वह ठंडी ऊर्जा आरव के पैरों तक पहुंच गई, लेकिन आरव पीछे हटने के बजाय वहीं खड़ा रहा और उसने उस ऊर्जा को अपने शरीर में घुसने दिया। यह देखकर नीचे खड़े शिष्य हैरान रह गए। किसी ने कहा, क्या यह पागल हो गया है? जल्द ही बर्फ आरव के शरीर पर चढ़ने लगी और उसने दर्द से चिल्लाने का नाटक किया। असल में यह सब उसकी चाल थी, ताकि वसीम की सतर्कता कम हो जाए। वसीम को लगा कि आरव पूरी तरह फंस चुका है। वह आराम से उसके पास पहुंचा और हंसते हुए बोला, लगता है मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा समझ लिया था। उसने बिना किसी तकनीक के सीधा वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी आरव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई। अचानक उसने अपना पैर ऊपर उठाया और पूरी ताकत से वसीम के पेट पर मार दिया। धड़ाम की आवाज के साथ वसीम पीछे लड़खड़ा गया। यह देखकर सभी शिष्य दंग रह गए। वसीम की आंखों में अविश्वास था। यह कैसे हो सकता है? वह चिल्लाया। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ भी असंभव नहीं होता, और तुरंत आगे बढ़कर लगातार हमले करने लगा। वसीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक के बाद एक किक और घूंसे से वह पीछे धकेला जाता रहा। फिर आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे हवा में घुमाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। मंच हिल गया और वसीम के मुंह से खून निकल पड़ा, लेकिन आरव यहीं नहीं रुका। उसने वसीम को बार बार उठाकर जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। हर वार के साथ वसीम की हालत और खराब होती गई। उसका शरीर टूटने लगा और मंच पर गड्ढा बन गया। नीचे खड़े शिष्य डर से कांप उठे। किसी ने धीरे से कहा, अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक मर चुका होता। अंत में एक जोरदार पटक के साथ वसीम पूरी तरह बेहोश हो गया। उसकी आधी से ज्यादा हड्डियां टूट चुकी थीं और वह हिल भी नहीं पा रहा था। आरव उसके सामने झुककर मुस्कुराया और बोला, सीनियर ब्रदर, क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसी हालत होगी? इसके बाद उसने आराम से वसीम की स्टोरेज बैग निकाल ली और उसकी तलाशी लेने लगा। जेड पेंडेंट, अंगूठी, बीड्स, जो भी कीमती चीज मिली सब निकाल ली। वह बिल्कुल एक लुटेरे की तरह काम कर रहा था। नीचे खड़े शिष्य स्तब्ध होकर यह सब देखते रहे। कुछ ही मिनटों में वसीम की सारी संपत्ति साफ हो गई। काम खत्म करने के बाद आरव वहां से चला गया और सीधे ट्रेजर पवेलियन पहुंच गया। वहां बबलू पहले की तरह मुस्कुराते हुए मिला। आरव ने पूछा, एल्डर, स्नोजेड ऑर्किड फ्लावर्स है? बबलू ने कहा, हाँ, 50 स्प्रिट स्टोन प्रति टहनी। आरव ने बिना समय गंवाए वसीम की स्टोरेज बैग काउंटर पर रख दी। बबलू ने अंदर देखा और तुरंत समझ गया, तुमने वसीम को लूटा है ना? वह हंस पड़ा। हिसाब लगाने के बाद उसने कहा, करीब 900 स्प्रिट स्टोन का सामान है। आरव ने सब बेच दिया और कुल मिलाकर 2000 स्प्रिट स्टोन हो गए। उसने कहा, इन सब के बदले मुझे स्नोजेड ऑर्किड फ्लावर्स चाहिए। बबलू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर अंदर जाकर एक बैग लेकर आया और बोला, 50 टहनियां ले जाओ। आरव ने धन्यवाद कहा और जाते जाते पूछा, एल्डर, ये फूल सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? बबलू ने सिर हिलाया और बोला, कहीं भी ज्यादा नहीं मिलते। ये खास तौर पर स्प्लिट हर्ब गार्डन में उगाए जाते हैं। जंगल में बहुत कम मिलते हैं। मतलब साफ था कि ये सारी स्नोजेड ऑर्किड फ्लावर्स सेक्ट के नियंत्रण में थीं। जैसे ही स्प्लिट हर्ब गार्डन का नाम आया, आरव ने तुरंत उस विचार को दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि वह जगह हर किसी के लिए नहीं थी। यही सोचते हुए वह मुड़कर जाने लगा। तभी बबलू ने उसे रोक लिया।
उसने अपनी हथेलियां रगड़ते हुए आंख मारी और पूछा, छोटे, तुम्हारे पास और ब्लड थर्स्टी पिल्स हैं क्या? यह सुनकर आरव थोड़ा चौंका, फिर सिर हिलाते हुए बोला कि वह बोतल भी उसे संयोग से मिली थी और उसके पास अब और नहीं है। यह सुनते ही बबलू का चेहरा थोड़ा उतर गया। बबलू के इस व्यवहार से आरव को जिज्ञासा हुई तो उसने पूछ लिया कि इन ब्लड थर्स्टी पिल्स का असल इतिहास क्या है और वह इन्हें क्यों चाहता है। यह सुनते ही बबलू उत्साहित हो गया और बोला कि ये पिल्स केवल ब्लड थर्स्टी हॉल के लोगों के पास होती है, जो ग्रेट च्यू के उत्तर में एक बड़ा संगठन है। ये गोलियां बेहद जहरीली होती हैं, लेकिन एक तरह से बहुत शक्तिशाली टॉनिक भी है। यह सुनकर आरव के दिमाग में तुरंत उस कुबड़ वाले बूढ़े की याद आ गई और उसे समझ आया कि वह भी उसी संगठन से था। बबलू ने अफसोस जताते हुए कहा कि उसे सिर्फ एक बोतल ही मिली, वरना और मिलती तो बहुत फायदा होता। आरव ने एक बार बबलू को देखा और फिर पवेलियन से बाहर निकल गया। उसके मन में अब पछतावा था कि अगर उसे पहले पता होता कि इन पिल्स की इतनी कीमत है तो वह उन्हें इतनी आसानी से कभी नहीं देता। बाहर निकलते ही उसने तेजी से कदम बढ़ाए और सीधे पीछे के पहाड़ों की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वह पागलों की तरह जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जेड स्प्रिट लिक्विड बना सके। उसी समय एसके पीक पर जब एल्डर केशव ने घायल हालत में वसीम को वापस आते देखा तो वह हैरान रह गया। गुस्से में उसने कहा कि आरव ने हद कर दी है और सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। वहां मौजूद लोगों ने भी माना कि एक फर्स्ट लेवल का लड़का इस तरह ताकत दिखा रहा है, यह सामान्य बात नहीं है। उन्होंने तय किया कि अगली बार और मजबूत शिष्य भेजा जाएगा। इधर पीछे के पहाड़ों की एक गुफा में आरव लगातार काम कर रहा था। भट्टी के सामने बैठा वह पसीने से तर था और बिना रुके जेड स्प्रिट लिक्विड तैयार कर रहा था। 3 दिनों तक वह वहीं रहा और इस दौरान उसने कई बार असफलता झेली, लेकिन धीरे धीरे उसकी सफलता दर बढ़ती गई। अंत में उसके पास 20 से ज्यादा सफल बोतलें थीं। थकान के बावजूद उसने एक बोतल पी और तुरंत उसके शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। इसके बाद उसने एक के बाद एक सारी बोतलें पी लीं। इतनी ज्यादा ऊर्जा एक साथ लेने पर कोई भी सामान्य साधक मर सकता था, लेकिन आरव का टेंशन बेहद विशाल था और ट्रू फायर की मदद से वह इस ऊर्जा को संभाल सका। उसका शरीर गर्म होकर भाप छोड़ने लगा और उसकी नसों में ऊर्जा तेजी से दौड़ने लगी। कुछ ही देर में उसका टेंशन पूरी तरह भर गया और अचानक एक ब्रेक थ्रू हुआ। अब वह कंडेंस्ड ची के तीसरे स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई थी और अब वह ह्यूमन ओरिजिन रेल्म के साधकों से भी मुकाबला कर सकता था। 3 दिन बाद जब वह गुफा से बाहर निकला तो रात का आसमान तारों से भरा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक तेज सफेद रोशनी आकाश को चीरती हुई गुजरी और पल भर में गायब हो गई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही जंगल में सरसराहट हुई और हवा के साथ एक हल्की सुगंध आई। फिर एक सुंदर आकृति सामने प्रकट हुई। वह शालिनी थी, चांदनी में नहाई हुई, बेहद शांत और अलौकिक। उसे देखते ही आरव के होश उड़ गए, क्योंकि वह बिल्कुल राधिका जैसी दिख रही थी। डर के मारे उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी में गिर पड़ा। उठकर फिर भागा, मगर शालिनी ने उसे आसानी से पकड़ लिया। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि आरव हिल भी नहीं सका। घबराकर उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, सीनियर, गुड मॉर्निंग। लेकिन अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अगले ही पल उसकी जान चली जाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि शालिनी ने कोई हमला नहीं किया। उसने बस उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम डार्केस्ट सेक्ट के शिष्य हो? यह सुनकर आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके मन में एक ही विचार आया, उसे याद ही नहीं है। अभी कुछ ही दिन तो हुए थे। तुम्हारी याददाश्त कितनी खराब है। उस पागलपन भरी रात को याद करते हुए आरव ने अपनी कनपटी मली। किसे पता था कि वह एम्प्टी नेदर रियल्म की सुंदर सीनियर के साथ वह सब कर बैठेगा। वह तो उसे बचाने गया था, लेकिन अपनी जान ही गंवाने वाला था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूं, क्या तुम डार्केस्ट संप्रदाय के शिष्य हो? आरव के जवाब न देने पर शालिनी ने फिर पूछा, हां या ना? हालांकि अंदर ही अंदर आरव बड़बड़ा रहा था, फिर भी उसने घबराते हुए अपनी पहचान का टोकन निकालकर दिखाया। शालिनी ने पहचान पत्र पर नजर डाली, फिर आरव को देखा और पूछा, तुम आधी रात को पीछे के पहाड़ों में चुपचाप क्या कर रहे थे? आरव हकलाते हुए बोला,
मैं औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था। तो मुझे देखकर तुम भाग क्यों गए? शालिनी की तेज नजरें उस पर टिकी थीं, जैसे वह उसके हर शब्द और हर हरकत को परख रही हो। क्या मैं इतनी डरावनी हूं? उसने पूछा। आरव ने मासूमियत से कहा, मैं डर गया था कि कहीं आप मेरी चीजें न चुरा लें। उसकी बात सुनकर शालिनी हंस पड़ी। यह जगह क्या है पता है तुम्हें? यह डार्केस्ट संप्रदाय का क्षेत्र है। यहां कोई बाहरी कैसे आ सकता है? और क्या डार्केस्ट संप्रदाय की एक प्रतिष्ठित एल्डर ची कंडेंसेशन रियल्म के शिष्य को लूटेगी? उसे लगा कि उसकी उपस्थिति से यह बच्चा सच में डर गया है। उसने फिर चारों ओर घने जंगल में नजर दौड़ाई और पूछा, अभी क्या तुमने कोई चीज उड़ती हुई देखी? आरव को वह सफेद रोशनी याद आ गई और वह बोला, हां, एक सफेद रोशनी तेजी से उत्तर पूर्व दिशा में गई। शालिनी ने तुरंत एक ट्रांसमिशन तावीज निकाला और उसमें फुसफुसाकर कहा, सीनियर ब्रदर, वह तुम्हारी दिशा में गया है। दक्षिण पश्चिम की रक्षा करो, यहां मत आना। दूसरी ओर से एक शक्तिशाली आवाज आई, समझ गया। शालिनी ने तावीज रख दिया और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई। इसके बाद उसने दोनों हाथों से मंत्र मुद्राएं बनाईं और उसके सिर के ऊपर से एक विशाल प्रकाश उठकर आकाश में एक बड़ा एरे बन गया। तभी उत्तर पूर्व दिशा से धरती हिलाने वाली गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर एक आकाश कंपा देने वाली दहाड़ गूंजी, जिसमें भयानक राक्षसी ऊर्जा थी। इतनी दूरी से भी आरव का दिमाग सुन्न हो गया और वह लड़खड़ा गया। यह देखकर शालिनी ने अपनी हथेली से एक आध्यात्मिक प्रकाश उसके मस्तिष्क में भेजा, जिससे वह संभल गया। डरते हुए उसने उस दिशा में देखा और समझ गया कि वह सफेद रोशनी कोई साधारण चीज नहीं थी। वह उलझन में शालिनी को ही भूल गया। तभी शालिनी ने गंभीर स्वर में कहा, अब यहां मत रुको, जल्दी निकल जाओ। यह सुनते ही आरव जैसे होश में आया और बिना पीछे देखे जंगल की ओर भाग गया। उसे इस तरह भागते देख शालिनी चकित रह गई। अगर उसे एरे नियंत्रित न करना होता तो वह उसे रोककर और सवाल जरूर करती। आरव के जाने के बाद आकाश से एक इंद्रधनुषी प्रकाश उतरा और एक सुंदर सफेद वस्त्र पहने स्त्री का रूप ले लिया। वह राधिका थी, जो हूबहू शालिनी जैसी दिखती थी। उतरते ही उसने हल्की आवाज में कहा, कितनी जानी, पहचानी आभा है। फिर उसने शालिनी से पूछा, तुम तो एकांत साधना में थी, बाहर कैसे आ गई? शालिनी ने चिंता से कहा, इतना बड़ा हंगामा हो और मैं अंदर ही रहूं, इस बार की हलचल पहले से कहीं ज्यादा है। राधिका ने आकाश में बने एरे की ओर देखते हुए पूछा, क्या यह बैरियर इसे रोक पाएगा? शालिनी ने धीमी आवाज में कहा, संप्रदाय प्रमुख और बाकी सभी उसे रोकने में लगे हैं, लेकिन हालात अच्छे नहीं लग रहे। राधिका भी तुरंत ध्यान में बैठ गई और बोली, मैं भी मदद करती हूं। फिर शालिनी को याद आया और बोली, अभी एक अजीब सा लड़का मिला। कैसा अजीब? राधिका ने उत्सुकता से पूछा। शालिनी ने सिर खुजलाते हुए कहा, बस बहुत अजीब था, समझा नहीं सकती। उधर पीछे के पहाड़ से निकलकर आरव तेजी से डार्केस्ट संप्रदाय लौट आया। सुबह हो चुकी थी और शिष्य फिर से साधना में लग गए थे। जब उन्होंने आरव को दयनीय हालत में देखा तो हैरान रह गए। बाल बाल बचा। वह हांफते हुए रुका और पीछे मुड़कर देखा। उसके दिल में अब भी डर बैठा था। कुछ देर बाद उसने खुद से बड़बड़ाया, क्या उसे मेरी याद नहीं? क्या वे दोनों अलग अलग लोग हैं? तभी उसे दूर से शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि स्मॉल स्प्रिट गार्डन का टाइगर बेबी कुछ शिष्यों से घिरा हुआ था। उसका चेहरा सूझा हुआ था और वह रो रहा था। मैं ऊपर नहीं गया, मैं बस बाहर खड़ा था। वह रोते हुए कह रहा था। एक शिष्य गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मरना है क्या? ठंडी आवाज गूंजी। वह आरव था। आरव को देखते ही सभी शिष्य थोड़ा पीछे हट गए। उसने ठंडी नजर से कहा, तुम लोग साधना करने के बजाय एक बच्चे को परेशान कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तभी सफेद कपड़ों में खड़ा एक शिष्य अमर आगे बढ़ा और बोला, इसने संप्रदाय के नियम तोड़े हैं। जो डार्केस्ट संप्रदाय का सदस्य नहीं है उसे स्प्रिट माउंटेन पर चढ़ने की अनुमति नहीं है। ये चोरी करने आया होगा। आरव ने भौहें सिकोड़ ली। टाइगर बेबी रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही मुझे अंदर खींचा। यह सुनकर आरव की नजर और ठंडी हो गई। अमर फिर गरजा, अब भी झूठ बोल रहा है, यकीन नहीं तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। तभी भज्जर की आवाज के साथ आरव ने अपनी स्काई वॉल्ट हैवी स्वॉर्ड निकाल ली और ठंडी आवाज में बोला, हिम्मत है तो मार के दिखा।
अमर चिल्लाया, दिन दहाड़े ताकत के दम पर धमका रहा है। भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन आरव हंसते हुए आगे बढ़ा और बोला, धमका रहा हूं तो आज सच में धमकाता हूं। और उसने सीधे अमर पर वार कर दिया। चटाक, एक तेज टूटने की आवाज गूंजी। अमर की स्पिरिचुअल स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में बिखर गई और वह पीछे गिरते हुए खून थूकने लगा। मार डालेगा, मार डालेगा। वह भीड़ में छिप गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो जानबूझकर बात को बढ़ा रहा हो। आरव मुझे मार डालेगा। आरव ने ठंडी फूंफकार भरी और स्काई वॉल्ट हेवी स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ा। अब जब तुमने कह ही दिया है तो आज तुझे खत्म कर ही दूं। यह देखकर चारों ओर के शिष्य शोर मचाने लगे। दिन दहाड़े हिंसा करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर सिस्टर सू ने कहा था, इसके भीतर हत्या की भावना भरी है। शांति से बात नहीं कर सकता क्या? हर बात में तलवार क्यों? दफा हो जाओ। आरव गरजा और तुरंत वार कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सफेद कपड़ों वाले शिष्यों और उनके छिपे समर्थकों ने माहौल और बिगाड़ दिया। कोई आरोप लगा रहा था, कोई गालियां दे रहा था, कोई ताना मार रहा था, इसे डिसिप्लिन हॉल भेजो। जैसे ही एक शिष्य ने ट्रू एनर्जी का उपयोग किया, बाकी भी पीछे नहीं रहे। बड़ा संघर्ष शुरू होने ही वाला था। लेकिन आरव का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। जो भी उसके पास आया स्काई वॉल्ट के एक वार में उड़ गया। इसी बीच उसने भीड़ के पीछे खड़े अमर को देखा, जो चालाक और नीच मुस्कान के साथ सब देख रहा था। स्पष्ट था कि यह सब उसी की योजना थी। जल्द ही यह झगड़ा डिसिप्लिन हॉल तक पहुंच गया और वहां के लोग हस्तक्षेप करने आ गए। बैंगनी वस्त्रों में एक युवक हाथ में मोड़ने वाला पंखा लिए सामने आया। वह डिसिप्लिन हॉल का मुख्य शिष्य मोहन था। उसने घायलों पर नजर डाली, फिर आरव की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम्हें पता नहीं कि निजी लड़ाई संप्रदाय के नियमों के खिलाफ है? तभी अमर फिर सामने आया, छाती पकड़कर रोने का अभिनय करते हुए बोला, सीनियर ब्रदर, हमें न्याय दिलाइए। इस आरव ने नियमों की परवाह नहीं की, अपनी ताकत के दम पर दूसरों को तंग करता है। माहौल न्याय की आवाजों से भर गया। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आरव, मेरे साथ डिसिप्लिन हॉल चलो। आरव शांत स्वर में बोला, जो किया है उसका जिम्मा भी लूंगा। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि पीछे से टाइगर बेबी ने उससे रोक लिया। सब मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। वह घुटनों के बल गिरकर सिर पटकने लगा। उसके माथे से खून बहने लगा। यह देखकर आरव का दिल कांप उठा। तभी एक बूढ़ी आवाज आई। इमरान लाठी के सहारे आए और बोले, बच्चा ना समझ है, एक बार छोड़ दीजिए। मोहन ने व्यंग्य से कहा, इमरान, तुम्हें पहाड़ से नीचे उतारा जा चुका है, नियम समझो और परेशानी मत खड़ी करो। आरव ने इमरान को रोका, टाइगर बेबी को उठाया और मुस्कुराकर बोला, ग्रैंडपा, इसे घर ले जाइए, मैं ठीक हूं। और फिर वह डिसिप्लिन हॉल की ओर बढ़ गया। मुख्य सभा में कई लोग इकट्ठा थे। बीच में आरव पत्थर की तरह अचल खड़ा था। वह समझ चुका था कि यह सब एक साजिश है। उसकी नजर भीड़ में खड़े अमर पर गई और फिर उसकी कमर पर लटके पहचान पत्र पर, मिडिल पीक। अब सब साफ था। मोहन ने पंखा झलते हुए कहा, गुरु ध्यान में है, इसलिए यह मामला मैं संभालूंगा। आरव, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? आरव ने व्यंग्य से कहा, जिसे फंसाना हो उसके लिए बहाना ढूंढ ही लिया जाता है, और चुप हो गया। मोहन बोला, संप्रदाय के नियम संख्या 9 के अनुसार शिष्यों को अकारण चोट पहुंचाने पर फायर व्हिप की सजा दी जाएगी। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। आरव को बांध दिया गया, उसके ऊपरी वस्त्र उतार दिए गए और आग से जलती चमड़े की कोड़े वाली रस्सी लाई गई। मोहन हंसते हुए बोला, दर्द हो तो चिल्ला सकते हो, बकवास बंद करो, सीधे मारो। आरव ने ठंडे स्वर में कहा। चटाक, पहला कोड़ा पड़ा और दर्द जैसे हड्डियों के आर पार उतर गया। एक ही वार में उसकी चमड़ी फट गई और खून बहने लगा। लेकिन आरव ने दांत भींच लिए और एक आवाज तक नहीं निकाली। अच्छा, काफी जिद्दी है। मोहन हंसा और लगातार वार करने लगा। चटाक चटाक चटाक, हर प्रहार के साथ उसकी पीठ लहूलुहान होती गई। भीड़ में खड़ा अमर तिरस्कार से बोला, मिडिल पीक के खिलाफ गया तो यही होगा। मोहन बिना दया के मारता रहा। थोड़ी ही देर में आरव का पूरा शरीर खून से भीग गया, लेकिन उसने एक भी चीख नहीं निकाली। देखते हैं कब तक सहता है। मोहन चिढ़ गया और जोर से मारने लगा। यह कौन सा वार है? किसी ने पूछा। 108वां उत्तर मिला। 108 कोड़े और फिर भी जिंदा, एक भी चीख नहीं। अंतिम प्रहार के साथ सजा समाप्त हुई।
मोहन खुद पसीने से तर था। जंजीरें खुली तो आरव लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने तिरस्कार से पूछा, अब मैं जा सकता हूं? जैसा चाहो, मोहन ने हाथ हिला दिया। आरव धीरे धीरे बाहर निकला। उसके पीछे खून की लकीरें छूटती चली गईं। बाहर आते ही इमरान दौड़े आए। उनके हाथ कांप रहे थे। बच्चा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कहां छुए। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, ग्रैंडपा, मेरी खाल मोटी है, मैं मरने वाला नहीं हूं। लेकिन कुछ ही पल में वह बेहोश हो गया। इमरान ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और घर ले गए। रात को होश आने पर आरव दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। बस इंतजार करो, सबको 100 गुना लौटाऊंगा। वह बिस्तर पर बैठ गया और तुरंत बार्बेरियन बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक शुरू कर दी। हड्डियां खड़कने लगीं। बस इंतजार करो, सबको 100 गुना लौटाऊंगा। वह बिस्तर पर बैठ गया और तुरंत बार्बेरियन बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक शुरू कर दी। हड्डियां खड़कने लगीं, घाव भरने लगे। सड़ा मांस गिरकर नया मांस उगाया। कुछ ही घंटों में उसका शरीर लगभग ठीक हो गया। तो मार खाना भी एक तरह की साधना है। वह मुस्कुराया और अभ्यास जारी रखा। सुबह तक उसकी त्वचा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। बाहर आकर उसने मुक्के और किक का अभ्यास शुरू किया। बीस्ट हार्ट फ्यूरी तकनीक। हर वार के साथ अलग अलग पशुओं की गर्जना गूंजने लगी। बाघ, भेड़िया, चील। उसकी हर चाल में रहस्यमय शक्ति भर गई। तभी इमरान बाहर आए और उसे देखकर स्तब्ध रह गए। तुम? वे कुछ बोल ही नहीं पाए। आरव मुस्कुराया, ग्रैंडपा, मैं ठीक हूं। इमरान की आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने अपने वस्त्रों में से एक ब्रोकेट बैग निकाला और उसे थमा दिया। अंदर एक पीला ताबीज था, मोहक चर्म। इमरान बोले, इसे रख लो, अब मेरे काम का नहीं। आरव समझ गया कि यह कितना कीमती है। यह किसी भी साधक की ऊर्जा अस्थायी रूप से सील कर सकता था। उसने सम्मान से कहा, सीनियर, इस उपहार के लिए धन्यवाद। इमरान मुस्कुराए, बस अपना सर्वश्रेष्ठ देना। इमरान के जाने के बाद आरव ने ताबीज को संभाल कर रखा। फिर साफ कपड़े पहनकर अपनी स्काई वॉल्ट हेवी स्वॉर्ड पीठ पर टांगी और बाहर निकल गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी बदला, नौजवान, तुम। इमरान झिझक गए। वे समझ चुके थे कि आरव पहाड़ पर जाकर हिसाब चुकाने वाला है। उनकी धुंधली बूढ़ी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बड़े भैया, आप ऊपर मत जाइए। यहां तक कि यवन भी समझ गया था। उसने सिर झुका लिया और अपने छोटे हाथों से कपड़े मरोड़ने लगा, मानो उसे आभास हो कि यह यात्रा या तो गंभीर चोट पर खत्म होगी या फिर वापसी ही नहीं होगी। आरव ने निश्चिंतता से मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। स्मॉल स्प्रिट गार्डन से निकलते हुए उसने काली पोशाक पहन ली, जिससे उसका पूरा शरीर ढक गया और चेहरा भी छिप गया। डार्केस्ट संप्रदाय के स्प्रिट माउंटेन पर वह एक ही सांस में चढ़ गया और सीधे पीछे के पहाड़ की ओर बढ़ा। एक छिपे स्थान पर पहुंचकर उसने स्काई फॉल स्वॉर्ड को स्टोरेज बैग में रख दिया। फिर कीचड़ निकालकर चेहरे पर मल ली, बाल बिखेर दिए और कपड़े फाड़कर खुद को भिखारी जैसा बना लिया। अब कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। इसके बाद वह घनी झाड़ियों में छिप गया और अपनी आभा पूरी तरह दबा ली। अगर तुम चालाकी से खेलते हो तो मैं भी वही करूंगा, उसने मन ही मन व्यंग किया। फिर उसने काली लोहे की छड़ी निकाली। आज वह शिकार करने आया था। जल्द ही पहला लक्ष्य सामने आया। मिडिल पीक का एक श्वेत वस्त्रधारी शिष्य, जिसकी साधना ची कंडेंसेशन के 5वें स्तर पर थी। वह घमंड से बोला, यह इलाका मिडिल पीक का है, सब यहां से निकल जाओ। कमजोर शिष्य डरकर हट गए। जैसे ही वह अकेला हुआ, आरव बिजली की तरह पीछे पहुंचा और धड़ाम, लोहे की छड़ी उसके सिर के पीछे पड़ी। वह तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। पहला गया। आरव ने शांत स्वर में कहा, उसका स्टोरेज बैग लूटा और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ ही देर में दूसरी चीख गूंजी, फिर तीसरी, फिर चौथी। पूरे पीछे के पहाड़ में हड़कंप मच गया। हर जगह घायल मिडिल पीक के शिष्य मिल रहे थे, सिर्फ अंतर वस्त्रों में, पूरी तरह लुटे हुए। ये किसने किया? बहुत निर्दयी है, एक बाल भी नहीं छोड़ा। शिष्य आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि आरव तो कल ही अधमरा हो चुका था। रात तक 1 दर्जन से अधिक मिडिल पीक के शिष्य घायल हालत में लौटे। गोविंद का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। पता लगाओ, जिसने भी किया है उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये सीरीज़ जो है, ये पूरी कंप्लीट सीरीज़ डाली जाएगी। आपको टेलीग्राम, हमारे एप्लीकेशन का लिंक
हर जगह मिल जाएगा और यूट्यूब पर डेली एपिसोड्स आते रहेंगे।